नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अध्याय 10 राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। ये राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जो हम कक्षा 10 की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उसका 10वां अध्याय है, जिसमें राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पर्यटन आज विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में स्थान बना चुका है। राजस्थान भी पर्यटन स्थलों की दृष्टि में एक संपन्न राज्य है। यहाँ हर वर्ष लाखों सैलानी आते हैं और आंकड़े बताते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी और 1989 में 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो देखिए, इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1956 में, 1956 में, और 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया था। आज प्रत्येक देश पर्यटन के से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है और इस हेतु प्रचार प्रसार भी कर रहा है। राजस्थान भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटा जाना इसी प्रयास का परिणाम है। तो देखिए, राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किटों में बांटा गया है? 10। यहाँ पर हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है उनमें अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये जो जिले दिए हुए हैं और जिलों के अंदर कौन कौन से वहाँ पर मुख्य पर्यटन स्थल है, उनके बारे में दिया गया है। तो मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली जो इमारत है, वह एक संस्कृत महाविद्यालय विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है, जो चौहान शासक थे, उनके द्वारा निर्मित था। परंतु बाद में मुगल सुल्तान जो मोहम्मद गोरी थे, उनके सेनापति ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया। तो देखिए, एक संस्कृत इमारत थी जिसे विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित करवाया गया था और मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में बदल दिया। हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज़्यादा सुशोभित किया। इसका यह नाम पड़ने के पीछे एक किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। दूसरा मत यह है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। ख्वाजा साहब की दरगाह। तो देखिए, अजमेर में सर्वाधिक देशी व विदेशी जो पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने तथा मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता है। दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य द्वार निजाम दरवाज़ा हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया था। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ द्वारा शाहजहाँ दरवाज़ा और सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। तो 3 मुख्य दरवाजे निजाम दरवाज़ा, शाहजहाँ दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा है। उसी के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग, तांबे का बड़ा कढ़ा जिसमें 4,800 किलो तथा छोटी देग में 2,240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है, जिसे भक्त लोग प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। तो देखिए, ये जो दरगाह पर जो झंडा चढ़ाने की रस्म है, यह भिलवाड़ा के गौरी परिवार के द्वारा की जाती है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर इन देगों में भोजन पकवाते व बांटते हैं। सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। तो देखिए, इनका ख्वाजा साहब का पूरा नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ये आए थे जो चौहान शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके शासनकाल में अजमेर आए थे। तो राजस्थान के संदर्भ में मुख्यतः परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। उसके अंतर्गत जो प्रश्न अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, वो ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो चौहान के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर आए थे। आगे देखेंगे आना सागर झील।
यह एक कृत्रिम झील है। तो झीलें देखिए दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। जो कृत्रिम जो झील होती है उसे बनाया जाता है, जिसे राजा अजयपाल चौहान ने पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनवाया था। तो देखिए आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था। इन्हें अन्ना जी के नाम से भी पुकारा जाता है और इन्हीं के नाम पर आना सागर झील का नाम रखा गया। तो देखिए जब तुर्कों के आक्रमण हुए अजमेर पे, तो उनके आक्रमण से जो पूरा आना सागर झील की जो तलहटी थी, उस समय जब ये झील नहीं बनी थी उससे पूर्व में, तो तुर्कों के मृत शरीरों से और उनके जो सड़े हुए शरीर थे उनसे ये जगह जो थी वो बहुत ही दुर्गंध से भर गई थी। तो अर्णोराज ने वहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया, जिसे आना सागर झील कहा जाता है। इसके निकट दौलत बाग मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा 5 बारहदरियाँ सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। तो बारहदरियों का निर्माण करवाया था सम्राट शाहजहां ने। खूबसूरत सफ़ेद मार्बल से बनी बारहदरियाँ हरे भरे वृक्ष कुंजों से घिरी है। यहाँ सुस्ताने तथा मानसिक शांति के लिए पर्यटक आते हैं। मेयो कॉलेज भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए यह बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। अंग्रेज़ों के समय में रिचर्ड बार्क द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। तो मेयो कॉलेज की स्थापना कब की? 1875 में रिचर्ड बार्क के द्वारा। इस भवन का स्थापत्य इंडो सौरसेनिक भारतीय तथा अरबी शैली का अतुलनीय उदाहरण है। तो देखिए इंडो सौरसेनिक कहते हैं भारतीय और अरब शैली का मिश्रण। संगमरमर से निर्मित यह भवन अत्यंत ही आकर्षक है। सोनी जी की नसिया 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसमें मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया है। इसके प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है तथा अंदर संगमरमर की दीवारें बनी है, जिन पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थंकर थे उनकी छवियों व चित्र बनाए हुए हैं। अगला देखेंगे ब्रह्मा मंदिर। पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हंस ब्रह्मा जी का वाहन की छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। सावित्री मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री को समर्पित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई है। ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का विहंगम दृश्य देखकर बहुत ही सुंदरता प्रतीत होती है। ऐसी किंवदंती है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप ही पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में। अब सावित्री मंदिर पर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। पुष्कर सरोवर तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब तीर्थ यात्रा समाप्त होती है तो पुष्कर सरोवर स्नान के बाद ही उसकी पूर्णता मानी जाती है। अर्धगोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। अगला देखेंगे अलवर। तो अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को, देखिए इम्पोर्टेंट है, 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। तत्पश्चात सन 1978-79 में 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। इसका वन क्षेत्र 1203 किलोमीटर है। बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु पक्षियों की प्रजातियाँ जैसे नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांभर, बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में जंगल बेबलर, बुलबुल, क्विल, कस्ट्रेट सरपेंट, ईगल, रेड स्परफाउल, सैंड ग्राउस, वुडपेकर आदि पाए जाते हैं। भानगढ़।
सरिस्का अन्य अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूरी पर भानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हो गई। भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है। आज भी इस किले के खंडरों से 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें और सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, तालाब नजर आते हैं। मूसी महारानी की छतरी महाराजा बख्तावर सिंह की मूसी रानी की स्मृति में बनाई गई। इस छतरी की वास्तुकला में भारतीय व इस्लामिक शैली का मिश्रण है। तो देखिए, भारतीय व इस्लामिक शैली का मिश्रण किसमें है? मूसी महारानी की छतरी। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ हैं। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित है। अरावली की पहाड़ी से घिरी तथा सिटी पैलेस व सागर झील तथा मंदिर के पास ये छतरियां शोभायमान है। महाराजा बख्तावर सिंह ने जीवन संबंधी चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। अलवर के लोक देवता भर्तृहरि एक राजा थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते। महाराजा जयसिंह ने 1924 ईस्वी में भर्तृहरि के मंदिर को नया स्वरूप प्रदान किया। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित होती है। यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भर्तृहरि की आराधना करने आते हैं। पास ही में हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री राम मंदिर भी स्थित है। सिलीसेट झील अरावली के पश्चिम छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सिलीसेट झील स्थित है। अलवर के सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलीसेट बांध के रूप में करवाया था। स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनाई गई थी। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिलीसेट लेक पैलेस दिखाई देता है, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। सिलीसेट झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग और बर्ड वॉचिंग की भी सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी तथा पानी में तैरती बतखें व मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। अब देखिए, बांसवाड़ा सुनहरे द्वीपों का शहर। तो देखिए, यहाँ पर रीट जो हुई थी 2021 में, उसका पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि 100 द्वीपों का शहर जो है उसे किस शहर को बोला जाता है? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। तो 100 द्वीप कह दिए या 100 टापुओं का शहर। माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर संभाग का यह सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 16 गेट है। बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। वर्षा काल में जब यह पूर्ण भर जाता है, तब सभी गेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका नज़ारा अनुपम और मनोहारी होता है। इसे देखने को पूरे वर्ष सैलानी इंतजार करते हैं। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूर तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित था। तो देखिए, अगर पूछा जाता है कि कनिष्क का संबंध राजस्थान में किस स्थान से है, तो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी से। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा है, जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तरतई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। चैत्र एवं अश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु यहाँ आते हैं। तो देखिए, विक्रम संवत दिया हुआ है 1540। तो विक्रम संवत में जो अभी ईस्वी सन चल रहा है, जैसे 2022, तो अगर इसमें अगर हमें निकालना है कि विक्रम संवत, तो इसमें हम 57 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा विक्रम संवत। तो अभी देखिए कौन सा चल रहा है विक्रम संवत 2079। तो
जो ईस्वी सन है उससे 57 वर्ष आगे चलता है विक्रम संवत। आगे देखेंगे मानगढ़ धाम। राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कार्यस्थली रहा है। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार इस स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा का आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक गोलियां चलाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913। कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा चुका है, तो विशेषकर याद रखिएगा 1913 ईस्वी में। अब्दुल्ला पीर, यह बोहरा मुस्लिम संत मुस्लिम अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मज़ार है। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित यह दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में विशेषतः बोहरा समुदाय के लोग दरगाह में उर्स में शामिल होने आते हैं। अब देखिए 12 जो जिला है उसमें कौन कौन से पर्यटन स्थल है। सीताबाड़ी, सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के पुत्र लव और कुश का जन्म यहीं पर हुआ था। इसमें कई कुंड भी हैं, जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड। प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला भी यहाँ आयोजित होता है और यह एक पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। शेरगढ़ किला, 12 से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर पनवन नदी के किनारे पर स्थित शेरगढ़ किला सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह स्मारक शासकों हेतु सामरिक महत्व रखता था। अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासन में अनेक राजवंशों के शासन में शेरगढ़ को अपना नाम शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला और इसका मूल नाम था कोशवर्धन। रामगढ़ भंडदेवरा 12। तो देखिए ये भी रीट 2021 में पूछा जा चुका है कि भंडदेवरा मंदिर कहाँ स्थित है। शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 10वीं सदी का प्राचीन माना जाता है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। एक छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई व सूखे फल चढ़ाए जाते हैं और दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है। बाड़मेर किराड़ू मंदिर, थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक जैसे मंदिर। शहर से यह मंदिर लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जिन्हें आप यहाँ देखते हैं तो देखते ही रह जाएंगे। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम इन मंदिरों को विशिष्ट पहचान बनाता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ यथास्थान कुछ इधर उधर रेत के धोरों में बिखरी पड़ी है। यहाँ 5 मंदिर है, जिसमें सोमेश्वर महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का मंदिर है। नाकोड़ा जी जैन मंदिर, यह भव्य जैन मंदिर है। बहुत सारे हमले यह सह चुका है। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और इसे लूटकर ले गया था, लेकिन भाग्यवश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका था। गांव वालों को इस हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गांव में ही ले जाकर कहीं छिपा दिया था। शांति होने के बाद 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। वैसे 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। अब देखिए रानी भट्टानी मंदिर, तो
भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी एक हिंदू देवी है जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः ढोली जाति के लोगों द्वारा श्रद्धा से माना जाता है। यह रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा भाटी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी करके मारवाड़ ये बाड़मेर आई, परंतु राठौड़ राजा की बड़ी रानी ने इन्हें तथा इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवाकर मरवा दिया था। रानी भटियानी को भरतपुर केवला घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, घने वृक्ष, तालाब और शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। इसे 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभयारण्य तथा 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों से आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं तथा गर्मी की शुरुआत होते होते वापस अपने देश चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर से दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। आज इसे विश्व का सबसे ज़्यादा शानदार और आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। इसमें भारतीय सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पैटेंट स्टॉक, कार्मोरेंट, नॉब बिल्ड डक, वाइट स्पून बिल, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी विचरण करने आते हैं। लोहागढ़ किला नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी आर्थर वेलेस्ले ने इस पर कब्जा किया। इसके मजबूत गेट अष्टधातुवर लकड़ी के बने हैं तथा दुश्मनों से बचने के लिए इसमें चारों ओर गहरी खाई है जिसमें पानी भर दिया जाता है। किले के अंदर सुंदर स्मारकों में कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल हैं। राजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति के पश्चात जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाया था। बंद बारेठा यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्यजीव अभयारण्य है जहां शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार आते थे। अभी यह वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में 1866 में यहाँ पर बांध का निर्माण प्रारंभ कराया था और 1897 में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया था। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था जो कि अब भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति है। बंद बारेठा में चौपाए जानवरों के अलावा 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भी विचरण करने के लिए आते हैं। गंगा मंदिर भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण। देखिए, राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है गंगा मंदिर। यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था और इसका निर्माण कार्य 90 वर्षों में पूर्ण हुआ। उनके उत्तराधिकारी राजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान किया था। यहाँ मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की मूर्तियाँ हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अगला जिला है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। तो जो भीलवाड़ा के मुख्य पर्यटन स्थल है वो देखेंगे मेनाल जल प्रपात। भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मेनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। चारों तरफ जंगलों से घिरा मेनाल का झरना दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले तथा विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। 150 फीट गहरी खाई में गिरने वाली इसकी जलधारा बड़ी जोर की आवाज़ करती है। इसे देखने वालों की नज़रें वहाँ से नहीं हटती। मेनाल में शिवजी का अत्यंत सुंदर वैभवशाली मंदिर है जो पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा निर्मित करवाया गया था। लगभग 1100 1140 ईस्वी में बनाया गया था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय द्वारा सुहेश्वर शिव मंदिर, और उन्होंने अपनी रानी सुया देवी
के स्मृति में उसको बनवाया था। तो अगला देखेंगे मांडलगढ़। भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह मध्यकाल में जो युद्ध हुए थे उनका साक्षी रहा। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इस स्थान का डेरा जमाया था। लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी से शिखर पर प्राचीरों और खाई से सुरक्षा के साथ अडिग है। माना जाता है कि किला बालनोट राजपूतों के एक प्रमुख द्वारा निर्मित किया गया था। किले में 2 मंदिर है जिसमें एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा भगवान कृष्ण को। तो देखिए मांडलगढ़ में ही राणा सांगा की छतरी भी है। जो मेवाड़ के शासक हुए महाराणा संग्राम सिंह, उनकी छतरी है मांडलगढ़ में। शाहपुरा भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा कस्बा है। 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों के लिए यह सन 1804 ईस्वी में स्थापित तीर्थ स्थान है। पूरे वर्ष भर देश भर से तीर्थयात्री इस मंदिर की यात्रा करने आते हैं। यहाँ 5 दिन के लिए फूलडोल मेला के रूप में जाने वाला वार्षिक मेला फाल्गुन शुक्ला में आयोजित किया जाता है जो मार्च अप्रैल के अंतर्गत आता है। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है जो छज्जी मीनारों और छतरियों द्वारा सुशोभित है। इसके ऊपरी भाग में रमणीय झील और शहर के सुंदर दृश्य को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा के ही थे। त्रिमूर्ति स्मारक, बारहट जी की हवेली जो कि अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है, पीवनीय तालाब यहाँ के महत्वपूर्ण आकर्षण है। शाहपुरा पारंपरिक फड़ चित्रकला के लिए जाना जाता है और यहाँ का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रांकन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें बताइएगा मुझे कि राम स्नेही संप्रदाय की जो अन्य शाखा है रेड, सिंहथल और खेड़ापा शाखा, उनके संस्थापक कौन कौन हैं। अगला जिला जो है बूंदी, जिसे कुंड और बावड़ियों का शहर कहा जाता है, उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्थान है तारागढ़ फोर्ट। राजपूत शैली में 1345 ईस्वी में निर्मित यह किला बूंदी का सबसे आकर्षण जगह है। यह किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं तथा दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों वाली छतरियाँ, वक्राकार छत और हाथी व कमल के रूप में सजी इनकी सुंदरता से लगाया जा सकता है। 84 खंभों की छतरी। तो देखिए 80 खंभों की छतरी तो है मूसी महारानी की छतरी और 84 खंभों की छतरी है बूंदी में महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी एक प्रिय सेवादार की स्मृति में बनाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है। यह एक प्रभावशाली एवं सुंदर रचना है। इससे पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी, जिसमें हिरण, हाथी तथा अप्सराओं का चित्रांकन है, के कारण बहुत अधिक पसंद करते हैं। चित्रमहल बूंदी। बूंदी का चित्रमहल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे तथा बहुत से तालाब थे जिसमें विविध प्रजातियों की तथा अनोखी व विदेशी मछलियां हुआ करती थी। इस महल का नाम इसीलिए चित्रमहल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों और छतों को बेहद सुंदर व आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है और ये जो महल है वो भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था तथा वहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्यों और हाथियों तथा राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में ही देखने को मिलते हैं। चित्र महल में एक और चित्रशाला भी है जिसे महाराजा उम्मेद सिंह जी के आदेशों से बनाया गया था। यह चित्रशाला चूंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है इसलिए यहाँ बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी तथा मौसम की नमी से अभी तक कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है तथा कलाकारों द्वारा पेंटिंग्स को भी दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में मौजूद हैं। रानी जी की बावड़ी। क्वीन स्टेपवेल सन 1699 में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा निर्मित है? नाथावती जी।
इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। बहुमंजिला बावड़ी में तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है, जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे ऐसा आभास होता है कि मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा हो। चित्तौड़गढ़ किला सिसोदिया राजपूतों का गढ़। यह किला गंभीरी और बेडज नदी के तट पर स्थित है। इस किले का निर्माण ऐतिहासिक तिथि पर मतभेद है। पौराणिक कथाकारों के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नायक भीम द्वारा करवाया गया था। किले में बहुत से भव्य स्मारक हैं, जिनमें से कुछ समय की मार झेलकर जीर्णशीर्ण हो गए हैं, और कुछ मान्यताओं के अनुसार जो मौर्य शासक था चित्रांगद या चित्रांग मौर्य, उसके द्वारा इसका नाम चित्रकूट पड़ा और चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इसमें जो मुख्य इमारतें हैं वो देखेंगे। विजय स्तंभ, यह महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी रखने के उपलक्ष्य में सन 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया। 8 वर्षों में यह निर्मित हुआ। शिल्पकला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। यह 9 मंजिला है और इसकी 9वीं मंजिल पर 9 बार अल्लाह भी लिखा हुआ है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई है। इसमें ऊपर जाने के लिए सकरी सीढ़ियों का रास्ता है। ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है, और यहीं पर विजय स्तंभ प्रशस्ति भी अंकित है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि विजय स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा रची गई है और इसका वास्तुकार कौन है। आगे देखेंगे कीर्ति स्तंभ। यह विशाल स्तंभ जैन तीर्थंकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। तो देखिए, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, लेकिन कीर्ति स्तंभ अलग है जो कि जैन तीर्थंकर को समर्पित है, और विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों अलग अलग हैं। यह एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनाया था। यह 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंभ से भी पुराना है। यह 6 मंजिले स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिलों में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित की गई है। भैंसरोडगढ़ का किला। यह भव्य आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर है। चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ। तो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह किला 2वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, ऐसा माना जाता है। कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया था और यहाँ के सभी पुराने मंदिर एवं इमारतों को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। 3 तरफ नदियों से घिरे तथा अरावली पर्वतमाला व घने जंगलों के बीच स्थित इस किले की खूबसूरती देशी व विदेशी पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करती है। तो ऐसा माना जाता है कि 2 व्यापारी थे, एक तो भेषा शाह और दूसरा था रोड़ाचारण। भेषा शाह रोड़ाचारण, तो उन दोनों के द्वारा निर्मित ये किला था, इसलिए इसे भैंसरोडगढ़ किला कहा गया। आगे देखेंगे दौसा। दौसा जिले के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पर्यटन स्थल है, सबसे मुख्य है जिसमें चांद बावड़ी आभानेर में स्थित है जो, और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम आभा नगरी था, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आभानेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर-अक्टूबर में आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह 2 दिन चलता है तथा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना तथा लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत व नृत्य के कार्यक्रम यहाँ होते हैं।
हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा से 33 किलोमीटर दूर चांद बावड़ी परिसर में ही स्थित यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है और भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद हमेशा प्रदान करती है। धौलपुर वन विहार अभ्यारण्य। धौलपुर के शासकों ने मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया था। यह अभ्यारण्य पर्यटकों तथा विशेषकर प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पाए जाने वाले सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना और तेंदुआ जैसे जीवों के साथ साथ विभिन्न वनस्पतियों का भंडार है। मचकुंड सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें जो शासक हुए राजा मुचुकुंद, क्या नाम था राजा का? मुचुकुंद। इनके नाम पर इस प्राचीन और पवित्र स्थल का नाम मचकुंड रखा गया। शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मुचुकुंद के शाही कार्यस्थल के रूप में रहा। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी दैत्य कालयमन ने अचानक उसे उठा दिया, परंतु एक देवीय आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण यह प्राचीन पावन तीर्थ स्थल माना जाता है। तो देखिए इसका वर्णन महाभारत में भी आता है कि जब अर्जुन सुभद्रा को छोड़ने के लिए द्वारिका जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये कालयवन मिलता है और इसको ऐसा आशीर्वाद था कि ये किसी के द्वारा नहीं मारा जाएगा। लेकिन ये जो मुचुकुंद थे ये तपस्या कर रहे थे, तो इनकी तपस्या का जो तेज था वो इतना था कि इन्होंने जैसे ही उस काले यवन पर दृष्टि डाली वह जलकर भस्म हो गया। तो इससे संबंधित ये कथा थी। तालाब-ए-शाही सन 1617 में यह तालाब-ए-शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनाई गई थी। धौलपुर से 27 किलोमीटर दूर और बाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के पक्षी प्रवासी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं, जैसे पिंटेल, रेड कॉस्टेड, पोच, बतख, कबूतर आदि। डूंगरपुर बेणेश्वर मंदिर। सोम माही नदियों में डुबकी लगाने के बाद बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तगण समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। देखिए ये ऐसा शिवलिंग है जो खंडित है और एकमात्र खंडित शिवलिंग है जहाँ पर पूजा की जाती है। इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले मावजी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां मावजी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था। मावजी के 2 शिष्य अज्जे और वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया था। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है। माघ शुक्ल पूर्णिमा फरवरी माह में जो आता है, यहाँ सोम व माही नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से गांवों तथा शहरों से लोग तथा आदिवासी पवित्र स्नान करने के लिए मंदिर में पूजा करने आते हैं। तो इसी कारण इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है। गलियाकोट दरगाह डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट नामक एक गांव है। यह स्थान सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध संत थे जिनकी मृत्यु के बाद गांव में ही दफन किया गया था। यह मजार श्वेत संगमरमर से बनी है और इनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पात्रों से सजाया गया है, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण किया गया है। गेप सागर झील। इस झील के प्राकृतिक वातावरण और कोलाहल से दूर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। रमणीय झील गेप सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है, जिसके तट पर श्री नाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और विजय राजराजेश्वर मंदिर शामिल है। हनुमानगढ़
कालीबंगा 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। यह अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले हैं। यहाँ 1983 ईस्वी में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जिसे 1961 से 1969 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएँ हैं, जिनमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल और शेष 2 दीर्घाएँ हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित हैं। तो देखिए 1952-53 में अमलानंद घोष और उनके सहयोगी रहे बीबी लाल और बीके थापर द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था और यहाँ पर भूकंप के जो साक्ष्य भी मिले हैं और हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब अगला है भटनेर का किला। भटनेर भट्टी नगर का अपभ्रंश है तथा उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला भटनेर किला यह हनुमान किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किले का महत्व इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा रहा था। अंत में 1805 में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। तो देखिए इस तरह का एक प्रश्न और बनता है कि सर्वाधिक बाहरी आक्रमण किस किले पर हुए। तो देखिए जैसलमेर जो सिंध पंजाब का प्रांत है उसकी तरफ से आक्रांता आए और उन्होंने उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया। तो हनुमानगढ़ भी भटनेर दुर्ग जो है वो भी उत्तर पश्चिम में ही स्थित है। तो भारत में क्षमा कीजिएगा राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण भी भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। जयपुर गुलाबी शहर। हवा महल बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला यह महल अनूठा है। सन 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया यह महल 5 मंजिला है। इसका डिज़ाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया। तो देखिए इसके 5 मंजिल कौन से हैं? शरद, विचित्र, रतन, हवा और प्रकाश। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी है और 953 बेहद ही सुंदर आकर्षक छोटे छोटे आकार के झरोखे हैं। इसे बनाने का मूल उद्देश्य शहर में होने वाले मेले, त्योहार तथा जुलूस को महारानियां इस महल के अंदर बैठकर देख सकें। हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन झरोखे के कारण वातानुकूलित रहता है। तो इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य था रानियां मेले और जुलूस को देख सके, क्योंकि जो राज परिवार की महिलाएं थे वो साधारण जनता के बीच में नहीं जाती थी। तो उनके लिए जो प्रताप सिंह थे, सवाई प्रताप सिंह द्वारा इस हवा महल का निर्माण कराया गया। आमेर के महल। जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर कच्छवाहों की पुरानी राजधानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पूर्व में कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह हिंदू व मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल सन 1592 में राजा मानसिंह प्रथम के दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनवाया था। आमेर महल का आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया तथा इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी का काम, जगह जगह पर लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता को चार चांद लगाते हैं। जंतर मंतर जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई प्रताप सिंह
क्षमा कीजिएगा, जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है जयपुर की यह वेधशाला। इसे जंतर मंतर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और ये किया गया था 2010 में। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति तथा कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। तो देखिए 5 जगह ये वेधशालाएं बनाई गई थी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी तथा जयपुर, इन 5 जगहों पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। सन 1926 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोपें बनाने का कारखाना तथा विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान के कारण राजस्थान में आने वाला प्रत्येक पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहता है। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिससे शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया था। इसकी लंबाई 31 फीट 3 इंच और वजन 50 टन है। इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था। नाहरगढ़ का किला, अंधेरी रात में तारों की छांव में नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विहंगम, अभूतपूर्व, अद्भुत और मदमस्त नज़ारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर लगता है तारे ज़मीन पर उतर आए हैं। सन 1934 में महाराजा जयसिंह के शासनकाल में इस किले का निर्माण किया गया जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्मकाल में महाराजा के निवास के रूप में काम लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदायक बैठक तथा राजा के कक्षों का समूह आलीशान दरवाजों, खिड़कियों और भित्ति चित्रों से सजाया गया था। नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे शान से खड़ा है। अभी हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है और देखिए इसका नाम सुदर्शनगढ़ भी है नाहरगढ़ दुर्ग का। अल्बर्ट हॉल, जिसे सेंट्रल म्यूजियम कहते हैं, सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया था। सर स्विंटन जेकब द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था तथा इंडो सॉर्सेनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया था। रामनिवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। गलताजी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। यह गालव ऋषि की तपोस्थली है। गालव ऋषि की तपोस्थली कहलाता है गलताजी। गलताजी के में स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थयात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस मंदिर में मंडप और पवित्र कुंड है। गलताजी आने वाले आगंतुक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। इसे ये नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला। हरियाली का खूबसूरत नज़ारा और उछलते कूदते बंदर क्षेत्र में के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित ये छोटा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित ये मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। इसरलाट सरगासुली, शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार। इसरलाट को स्वर्ग भेदी मीनार या सरगासुली भी कहते हैं। राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनाया था। तो 1749 में निर्मित है ये राजा ईश्वरी सिंह के द्वारा। गोविंद देव जी मंदिर, श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जयसिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित श्री गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित की गई। शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। तो ये था मित्रों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखा और जिले के क्रम में देखा कि किस जिले में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।